बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े ओहदे तो बता दिए थे, नाम नहीं बताए थे। तो एक और बड़े जनरल का नाम सामने आ गया है। वो जनरल कौन है, क्यों उनका नाम सामने आ रहा है? वो वैसे भी बड़े मशहूर आदमी हैं, उनके और बड़े बड़े कमालात। एक ये 9 मई में तो डायरेक्ट वो इन्वॉल्व नहीं ना, उनके तो जो मैं बताता हूं अभी कि क्या मसला है, लेकिन पहले से ही बड़े बड़े कमालात करने वाले वो बंदे हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और आसिफ जरदारी साहब वापस आ गए हैं ईद मनाने के लिए, लेकिन कराची में मामलात अच्छे नहीं जा रहे पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी के साथ क्या सलूक होगा या क्या सफ बंदी हो रही है, किस तरह से आगे चीज़ें चल रही हैं, ये मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आज आपको पता है कि सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है, बल्कि मना ली गई है बाज़ जगहों पर। तो उन सब लोगों को ईद मुबारक। और पाकिस्तान में सुबह ईद है, सबको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी की खबरें लाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों, खुशियाँ मिलें। इन सब दुआओं के साथ हम कल सुबह ईद मना रहे होंगे। आसिफ जरदारी साहब दुबई गए हुए थे और दुबई बड़ा अहम बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही थी कि कब इलेक्शन होना है, किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना है, और कितनी देर के लिए निगरान वज़ीर आज़म बनना है, कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट्स होनी है, पार्टीज़ कौन कौन सी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। इन सारी चीज़ों पर बातचीत वहाँ चलती रही है। और ज़ाहिर है बहुत सारे फैसले हो चुके होंगे, कुछ चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी क्योंकि चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सितंबर तक चीज़ें चलेंगी। अगरचे यार लोग तो शोर मचा रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन। ठीक है, अच्छी बात है। वक्त के मुताबिक, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए, आइन के मुताबिक, तो नवंबर में इलेक्शन, अक्टूबर लेट या नवंबर में इलेक्शन बनते हैं। लेकिन लग नहीं रहा अभी तक जो हालात हैं इलेक्शन के, वो अभी माहौल बन नहीं पा रहा है अभी तक इलेक्शन का। बहरहाल अगस्त में जब असम्बलियाँ अपनी मियाद पूरी कर रही होंगी तो उससे 1-2 दिन पहले या जितने दिन भी पहले असम्बलियाँ तोड़कर जब इलेक्शन वो निगरान हुकूमत की तरफ हम जाएंगे, उसके बाद ये सूरत हाल क्लियर होगी कि इलेक्शन कब होने हैं। लेकिन इलेक्शन जब भी हों, कराची शहर जहाँ 20 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और ट्रेडिशनली ये MQM के पास रहा, और फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में वहाँ से बड़ा शेयर जो है वो PTI को मिल गया। लेकिन अब PTI आउट हो गई है और ज़ाहिर है अगले इलेक्शन में मुमकिन तौर पे जो हमें नज़र आ रहा है PTI वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। PTI के लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। हमने देख लिया उनके जो भी ज़िले सदूर हों या सूबाई सदूर हों, जितने भी रहनुमा मेन उनके ओहदेदारान थे, वो आहिस्ता आहिस्ता भागते जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर अगला इलेक्शन जब भी हो, मुझे वहाँ पर PTI नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से गेन किया है, अभी जो आखिरी बलदियाती इलेक्शन हुए, तो उसमें वो ज़ाहिर है सब लोगों को अच्छा नहीं लगता। पीपल्स पार्टी शायद काबिल कबूल नहीं भी है कराची के हवाले से, अगरचे कौमी सियासत में बड़ा उनका नज़र आ रहा है कि बड़ी दोस्तियाँ हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला मामला चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। और एक ख्याल तो ये भी बनता है कि शायद अगली हुकूमत, अगली जो इलेक्शन के बाद जो अगली हुकूमत बनेगी वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म उसमें होगा। जरदारी साहब भी 1-2 दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन कराची शहर की लिए कुछ और ही सफ़बंदी नज़र आ रही है। इस इलेक्शन से पहले भी एक मरतबा कोशिश हुई कि MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जाए और वो इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ें, लेकिन शायद वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाया। और अल्ताफ़ हुसैन साहब की गैर मौजूदगी में, उनकी चूँकि वो मौजूद नहीं थे दरमियान में, उनका बाइकआउट समझ लें उनकी तरफ से था, तो वहाँ पर इलेक्शन वो जो वोटिंग रेशो भी कम रही है, खुसूसन MQM के जो इलाके थे उसमें। तो अब 2-3 नई चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, जिससे लग रहा है कि ना सिर्फ MQM मुत्तहिद हो जाएगी बल्कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब भी वापस आ जाए, मतलब उनका फैक्टर या उनका रोल वापस आ जाए, वो तमाम जमातें मुत्तहद होकर और अल्ताफ़ हुसैन साहब की ही क़यादत में वापस आ जाएं। उसके लिए 2 बड़े सिग्निफिकेंट से हमें नज़र आए हैं साइंस। एक तो जो तकरीबन 7 साल के अरसे के बाद MQM लंदन की वेबसाइट ओपन हो गई है। PTA ने ब्लॉक की हुई थी और अचानक आज से कोई 5-6 दिन पहले वो वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा,
मतलब उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही कि वो वेबसाइट क्यों अचानक ओपन हो गई है। ना कोई उनकी तरफ से फॉर्मल रिक्वेस्ट आई है, होता ना कि पीटीए को या किसी और इदारे को कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई होती, या कोई लिटिगेशन चल रही होती, वहाँ से किसी अदालत का फैसला आ जाता, उसके नतीजे में कोई फैसला आता, कुछ भी नहीं है। अचानक से उनकी वेबसाइट पाकिस्तान में ओपन, वेबसाइट तो ज़ाहिर चल रही थी, पाकिस्तान में नहीं नज़र आती थी, पाकिस्तान में नज़र आनी शुरू हो गई है। उसके बाद आज वहाँ पर, कल से लेकर आज तक वहाँ पर कुछ बैनर्स नज़र आ रहे हैं सड़कों पे, जो अल्ताफ़ भाई की तरफ से ईद मुबारक के पैगामात हैं उस पर। अब कराची शहर में इतने तवील अरसे के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की एंट्री, उनके बैनर्स नज़र आना अगेन एक अचंभे की बात है। लग ये रहा है कि कोई कुछ ऐसा जोड़ तोड़ हो रहा है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं ना कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही है, वो ज़ाहिर इन जो दो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनसे मुकाबला करने के लिए मौजूद होंगी वहाँ पर ग्राउंड में। उसमें जो इलेक्टेबल्स हैं उनका जाना भी चल रहा है, वो मुसलसल जाए जा रहे हैं, कोई ना कुछ छोटे मोटे अभी भी चल रहे हैं। उनका अपना क्लेम यह है कि 100+ में उनके पास ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। लेकिन अब ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की दोबारा से एंट्री कराची में और उनकी वेबसाइट की ओपनिंग जो है दोबारा से, उसकी पाबंदी ख़त्म होना, वो एक डिफरेंट साइंस है। पीपल्स पार्टी को सोचना होगा कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। वैसे तो आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत के शहंशाह हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता, वो हर जगह मुफाहमत करके, और MQM के साथ तो उनकी बड़ी पुरानी मुफाहमत है, बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत में चलते रहे हैं। वो आए रोज़ के होते थे मसाइल के, MQM हुकूमत छोड़ने का ऐलान करती थी, लोगों के इस्तीफ़ों का एक्सपेक्टेड होता था, हम छोड़ देंगे, अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएंगे, ये सारी चीज़ें चल रही होती थी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के लोग जाकर उन्हें मना लेते थे। तो उनका वो हेट एंड लव और प्यार मोहब्बत हल्का फुल्का गर्म सर्द होके वो चलते रहने की रिवायत मौजूद है, पहले से चलते आ रहे हैं। तो अब भी मुमकिन है उन्हें करना पड़े। लेकिन उससे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो कराची में बड़ा शेयर मिलने का एक एक्सपेक्टेड था पीपल्स पार्टी को, कि वहाँ से वो एक अच्छा बड़ा नंबर ले लेंगे, और बाकी सिंध में तो उनके अच्छी उन्हें मेजॉरिटी मिल ही जाती थी। लेकिन कराची और ख़ुसूसन कराची हैदराबाद जो शहरी इलाके हैं, वहाँ से एक बड़ा शेयर जो MQM की वजह से मिस हो रहा था, वो इन्हें मिलने का चांस था। लेकिन अब फिर लग रहा है कि हालात डिफरेंट हो गए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पीपल्स पार्टी उसके लिए कैसे प्लान करती है, अपने तमाम कार्ड्स किस तरह से खेलती है, और अगर MQM मुत्तहिद हो जाती है तो उनके साथ मिलकर कैसे चलते हैं। एक और अहम इशू जो चल रहा है कल से, वो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर कल रात इमरान खान साहब ने रिएक्शन भी दिया। वैसे तो बहुत से लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का रिएक्शन ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने तो उन पर बरह रास्त इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने बगावत की कोशिश की है, इस मुल्क में हंगामा आराई, दहशतगर्दी, ये सब कुछ किया, उनकी पार्टी पर बरह रास्त इल्ज़ाम था। तो बजाय इसके कि वो खामोश रहते या कोई माजरत खाना रवैया होता कि उनके लोगों ने कोई गलत कर दिया है, उनसे गलती हुई है, उसके बजाय उन्होंने स्ट्रेट वे चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये आकर बताएं मुझे हमने कैसे किया। उन्होंने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम ही फ़ौज पर लगा दिया कि ये उन्होंने खुद ही किया। बहरहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें हुई थी, जहाँ उन्होंने बताया DGISPR ने कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को फारिग कर दिया गया नौकरी से, और 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि एक 4 स्टार जनरल की नवासी और एक 4 स्टार जनरल के दामाद, और बाकी लोगों की भी उन्होंने इस तरह से तफसीलात बताई। और अब ये खबर आ रही है कि 4 स्टार जनरल के जो दामाद हैं वो जनरल यूसुफ के दामाद हैं, जो मेजर ज़िया साबिक IG पंजाब के साहबजादे हैं, वो जनरल यूसुफ के दामाद हैं। जनरल यूसुफ 4 स्टार जनरल थे, जो पाकिस्तान आर्मी के वाइस चीफ भी रहे हैं, प्रॉब्ली मुशर्रफ साहब के दौर में ये रहे हैं। अच्छा, उनका कमाल ये है कि उनके बारे में हमारे दोस्त हैं फ़हीम गौहर भट्ट, तो गौहर भट्ट साहब ने उनके बारे में जो रिपोर्ट अभी अपने वीलॉग में दी है, वो ये कि जनरल यूसुफ पर करप्शन के भी बड़े इल्ज़ाम थे। उनके पास 80 प्लॉट थे, उन्होंने 80 प्लॉट्स लिए थे, जिनके लिए इनामुर रहीम साहब ने, अक्सर वो रिट कर देते हैं, वो नैब में गए, उन्होंने उनके खिलाफ रिट की, लेकिन या दरख्वास्त दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन नैब खामोश। नैब को ज़रूरत ही नहीं थी। आपको पता है ना, नैब तो उस ज़माने में नैब की मसरूफियत क्या थी? नैब की तो पिछले 25 साल से मसरूफियत सिर्फ ये थी कि वो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन के केसेस दिखा रहे थे इमरान खान साहब को।
इमरान खान साहब ने अपने कल वाले वीलॉग में ये बात कही है कि उन्हें तो 20 साल पहले वो जो ISI बताती थी कि क्या करप्शन हो रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे करप्शन कर रहे हैं, और नैब से जनरल अमजद उन्हें बताते थे कि करप्शन की फाइलें दिखाते थे। अब बंदा पूछे कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या जनरल अमजद जब वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो करप्शन की फाइलें इमरान खान को दिखाते थे। मतलब नैब का काम था अगर कोई करप्शन की फाइलें मौजूद हैं तो उस पर कार्रवाई करें, अगर उनके सबूत हैं, अगर प्रॉपर एविडेंस हैं तो उसके मुताबिक जो जो मुल्ज़िमान या मुजरमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। लेकिन नैब वाले और ISI वाले इमरान खान साहब को वो फाइलें दिखा रहे थे, और यही रोना फिर वो इमरान रियाज खान साहब रोते थे। यही जो बाकी उसी कबील के लोग जो हैं जिन्होंने सुबह शाम शोर मचाया हुआ था करप्शन का, असल मसला ये कि उन्हें ISI वाले दिखा रहे थे। तो अब जब एक एपॉलिटिकल हो चुकी है आर्मी और वहाँ से कड़े एहतसाब का अमल चल रहा है, तो हुकूमत को ज़रूरत इस अमर की है कि वो जो फ़ौजी अफसरान थे जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए, अपनी ड्यूटी के अपने रूल्स को वायलेट करते हुए वो करप्शन की फाइलें सच्ची झूठी जैसी भी थी, मैं तो कहता हूँ इवन अगर सच्ची भी हों, तो वो इमरान खान को क्यों दिखा रहे थे। असल में वो फाइलों का मसला नहीं था, वो प्रोजेक्ट इमरान खान था जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। वो हम बहुत मरतबा जिक्र कर चुके हैं, हमीद गुल साहब और उससे पहले ज़िया साहब, और पता नहीं कब से ये प्लानिंग हुई थी और कौन कौन शामिल है पाकिस्तान से बाहर से, ये तो कभी कोई प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तभी सामने आएंगी चीज़ें। फिर वो हकीम सईद साहब की बातें और ईदी साहब की बातें वो सारी भी सामने खुलेंगी ना कि क्या सूरत हाल थी। ये जो बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए उसके पीछे भी क्या मोटिव्स थे। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो काम अच्छा कोई अगर किसी भी तरीके से हो जाए, अगर उसमें मैं कहता हूँ 1-2% भी अच्छा हो रहा हो तो ठीक है, उसको वो हो रहा होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान किन लोगों ने इंस्टॉल किया, वो क्या कर रहे थे, वो ISI के लोग, वो आर्मी के लोग इमरान खान को क्यों रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, नैब के लोग जो हैं अपनी कार्रवाई करने की बजाय, लोगों को पकड़ने की बजाय, मुजरिमों को पकड़ने की बजाय इमरान खान को क्यों फाइलें दिखा रहे थे। तो अब तो खैर वो सारा कुछ वाइंड अप हो रहा है, अब तो इमरान खान साहब की अपनी फाइलें आ रही हैं। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग जो है दोबारा एक्टिव हो चुका हुआ है और बड़े बड़े अफसर उसमें आ गए हुए हैं, और अब जो कार्रवाई होगी वो फिर सिर्फ फाइलें दिखाने के लिए नहीं होगी, वो किसी को फाइलें दिखाने के लिए नहीं है। अब जो कार्रवाई होनी है वो उन फाइलों पर हतमी कार्रवाई करके लोगों को सज़ा दिलवाने की अमल शुरू होना है, और इमरान खान साहब के लिए वो बस चंद दिनों की बात है। उसमें फिर आपको याद होगा कि पिछले दिनों हामिद मीर साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये जिक्र किया है कि ईद के बाद जो कार्रवाइयाँ होंगी वो लग पता जाएगा। लेट्स होप कि चीज़ें कानून और आइन के मुताबिक चलें और जो मुजरमान हैं उनको तो सज़ा मिले, लेकिन किसी बेगुनाह को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप सब लोगों को एक मरतबा फिर ईद की खुशियाँ मुबारक हों।